Hello students, welcome to chemistry class. Today I will start the next topic of transition element, that is oxidation state. Students, it is very important, so please watch the video carefully. Let us start our topic, that is oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर सबसे पहले जो बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी वो मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसा कि हमने एस ब्लॉक में पढ़ा कि जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सेकंड ग्रुप है तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो केवल एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसमें एक सिंगल एलिमेंट भी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्यों वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसका सारा आंसर जो है वो किसके पास में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमने इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा था, बताओ इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था हम लोगों का। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आ रहा था n-1 d1 to 10 ns0 से 2। और कल मैंने आपको जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें आपको ये बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस शेल में तो होते ही हैं, साथ ही साथ पेन अल्टीमेट शेल में भी होते हैं। तो यहाँ जो NS है इसके इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे ही, लेकिन साथ में पेन अल्टीमेट d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन भी जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो n-1d है और जो NS है उन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है। तो जब NS के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में निकल सकते हैं तो n-1d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए निकल सकते हैं अपने शेल से बाहर, क्योंकि दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो बहुत ही कम होता है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट था ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो ये है उसका आंसर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम एक बार नज़र मारते हैं, यहाँ पर हमने 3 सीरीज़ ले रखी है, इसमें 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। और अगर हम इन सीरीज़ में देखें और ग्रुप नंबर 3 से लेकर के हम कहाँ पे जाएं, ग्रुप नंबर 12 तक जाएं हम। ठीक है, तो जब हम ग्रुप नंबर 12 तक जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की +3 है, टाइटेनियम की एक ज़्यादा हो गई +4, वेनेडियम की +5, +6, +7, यानी मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक करके बढ़ रही है। और उसके बाद में आफ्टर मैग्नीज जो है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक पे जाते जाते कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, केवल एक हो गई। ठीक है, तो यहाँ कई सारे क्वेश्चंस हमारे रेज हो जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन रेज होता है वो ये कि जो किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो मिडल एलिमेंट है, जैसे यहाँ मिडल एलिमेंट कौन है, हमारा मैग्नीज है, तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, मिडल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज़। अगर हम फर्स्ट सीरीज़ में देखें तब भी यही है, सेकेंड सीरीज़ में हम देखें तो रुथेनियम +8 शो कर रहा है। अगर हम 5D सीरीज़ में देखें तो ऑस्मियम कितनी शो कर रहा है, +8। तो सेंटर का एलिमेंट है किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ का वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो यहाँ हमारे 2 क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और दूसरा ये कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिडल वाला एलिमेंट ही सबसे ज़्यादा क्यों शो करता है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्कैंडियम से मैग्नीज जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ती जाती है, एंड आफ्टर मैग्नीज जिंक तक ये क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो इस तरह का ट्रेंड क्यों है कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम हो जाती है जब हम एक ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपका इसमें कि
तीन बातें हो गई अब हमारी कि स्कैंडियम से जिंक पे जाने पर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बढ़ती है, फिर उसके बाद में क्या होती है, कम होती है। क्यों? मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए भी इसका जो फॉर्मूला है वो है Ns में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस n-1d में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, उनका जो सम करेंगे, उनका जो हम टोटल करेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू Ns प्लस n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो हम मैग्नीज की ही बात कर लेते हैं, तो बताओ मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मैग्नीज का होता है हमारा 3d5 4s2। ठीक है, तो इसके Ns में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और इसके n-1d में कितने अनपेयर्ड हो गए। अगर मैं d में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगी तो वो मैं इस तरीके से फिल करूंगी, तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 5 हुंस रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, यानी कितने हो गए, 7 हो गए। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए n-1d की तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ns के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे ले लेते हैं और उन दोनों का टोटल कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज़्यादा किसकी निकलती है, मैग्नीज की निकलती है। अब आप कहोगे क्रोमियम की कैसे +6 आई, तो भाई क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर क्या आता है, 1 आता है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में यानी 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, यानी 5 + 1 कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैग्नीज के बाद में जब आयरन आता है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 6, तो वो पेयरिंग शुरू हो जाती है, तो वहाँ कितने अनपेयर्ड रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है, +4 आ गई हमारे। तो देखो इस तरह से हम देखते हैं कि मैग्नीज तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मैग्नीज के बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाती है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है मैग्नीज के बाद, और यही बात देखते हैं हम 4d सीरीज में और यही बात हमें देखने को मिलती है 5d सीरीज के अंदर। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई, हमें ये भी पता लग गया कि सेंटर ऑफ एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। ठीक है, या हम यूँ कह लें कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एक सीरीज़ के अंदर तो पहले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और उसके बाद क्या होती है, कम होती है। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात क्या, कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी एलिमेंट की वही उसका क्या होता है, ग्रुप नंबर। ये बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जैसे मैग्नीज है तो मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, और इसका ग्रुप नंबर भी क्या हो गया, 7। इन द सेम वे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, और इसका ग्रुप नंबर भी क्या हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही वैनेडियम की 5 है तो इसका भी ग्रुप नंबर क्या हो गया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी 5 है और ग्रुप नंबर भी क्या है, 5 है। ठीक है, मैग्नीज तक ये बात अप्लाई होती है, उसके बाद ये बात अप्लाई नहीं होती है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर दोनों सेम है, तो आप यहाँ से किसी का भी बता सकते हो, आप स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पर कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये तो हमने लास्ट ईयर ही पढ़ लिया था। क्यों करते हैं, क्योंकि n-1d और ns के बीच एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, तो दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडली हमने ये पढ़ा कि किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मिडल एलिमेंट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऐसा क्यों, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ठीक है, अब उसके बाद में एक पॉइंट आता है, इसमें कुछ और कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स किसके हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड हैं, और जितने मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ना उतने ही इसमें क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं।
ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर किसी की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कौन सा कंपाउंड बनाता है, आयनिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा कंपाउंड बनाता है, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो सपोज करो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हो सकते हैं ना, चाहे वो गेन करे चाहे कोई लूज़ करे, ठीक है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं? 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो केमिकल रिएक्शंस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज़्यादा हो गई तो आयनिक बॉन्ड तो हरगिज़ नहीं बन सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो होगा नहीं। इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में as the electrons can be transferred so the ionic bonds are formed, but when the oxidation state is higher then higher number of electrons cannot be transferred, they can only be shared, that's why they form covalent compounds। ठीक, ये भी क्लियर हो गया अब हमारा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। अगर कोई हमसे पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है तो वो क्या होती है, +2 होती है, ठीक है। ये सारे 1 मार्क के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में क्या खास बात है कि अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है ना तो जनरली वो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 बनकर आता है। तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का, और सबसे छोटा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने मार्क का है, ½ मार्क का केवल, ठीक है। तो हमारा पूरा पेपर ही कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर की जो अगर वो बात समझी जाए, ऑब्जेक्टिव पेपर का प्लस पॉइंट है कि चलो ये स्कोरिंग होता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि हमें थॉरो स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने एक वर्ड भी छोड़ दिया, एक लाइन भी छोड़ दी, तो वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसके अंदर करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से ही रिलेटेड, कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन किसी भी मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, चाहे वो P ब्लॉक का हो चाहे वो D ब्लॉक का हो, ठीक है, जिसके भी साथ रिएक्शन करेंगे ना उसके साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उस मेटल की शो करेंगे। देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन कौन है, नॉन मेटल, और ये रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मेटल के साथ, और जिस भी मेटल के साथ करेंगे उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, उससे कम कौन है ऑक्सीजन, और उससे कम कौन है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो भाई किसी के साथ भी कंपाउंड बनाए वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बॉन्ड बनाएगा मेटल की, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि फ्लोरीन बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। बट एक्चुअली क्या होता है कि फ्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड ही बना पाता है, जबकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, वो पी बॉन्ड बनाता है। तो उस पी बॉन्ड बनाने की वजह से वहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो एक बार में 2 बॉन्ड बनाता है, जबकि फ्लोरीन एक बार में कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बनाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाता है मेटल की, जब वो उनके साथ क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर हम कॉपर +1 और कॉपर +2 को कंपेयर करें तो कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल होता है कॉपर +1 की बजाय। तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखती हूं तो मुझे लगता है कि कॉपर +1 क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। एक बार हम लिख के देख लेते हैं कि अगर मैं कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, पहले तो मैं लिखूँगी कॉपर का, फिर कॉपर +1 का, फिर लिखूँगी मैं कॉपर +2 का लिखूँगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर कॉपर का तो कितना आता है भाई हमारा 3d10 4s1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो क्या आ गया 3d10,
एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो क्या आ गया 3d9, यानी कॉपर +1 का कितना हो गया 3d10 हो गया, और कॉपर का कितना हो गया ये। अब आप बताइए इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके कौन से होंगे, ये दोनों स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें d क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम कैटायन की बात करें तो कॉपर +1 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और कॉपर +2 जो है वो लेस स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें d कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। लेकिन आंसर इसका जस्ट रिवर्स है, कॉपर +2 इज़ मोर स्टेबल देन कॉपर +1। ये कब होता है? सॉल्यूशन के अंदर, जब हम कॉपर का कोई सॉल्ट ले लेते हैं और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, उस समय कॉपर +2 इज़ मोर स्टेबल देन कॉपर +1। ठीक है, आगे हम इसी चैप्टर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना कर लीजिए कि रिडक्शन पोटेंशियल से ये आंसर आएगा। ठीक है, हमने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रखा है। E0 कॉपर +1 बाय कॉपर, यहाँ कॉपर +1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में, यानी कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और E0 का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ हमने लिखा E0 कॉपर +2 बाय कॉपर, यानी कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। तो यहाँ +1 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों में ही रिडक्शन हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर +1 का, और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर +2 का। तो यहाँ एक रिलेशनशिप है कि जो स्टेबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, मैं आगे इसी चैप्टर में आपको बताऊंगी। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे होता है, क्या होता है, ये पूरी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होगी। तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है? कॉपर +1 का। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसी को वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे पूछ लेते हैं वो इसको, कि जो कॉपर +1 है इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। व्हेन द सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, देन सच काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ देखिए कॉपर +1 जो है वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। तो यहाँ उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और यहाँ उसका क्या हो गया? रिडक्शन। यानी सेम कॉपर +1 अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक है, अब देखो अगर कॉपर +1 कॉपर +2 और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कॉपर +1 खुद स्टेबल नहीं है, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो क्या है? स्टेबल है। तो इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में भी कि कॉपर +1 इज लेस स्टेबल देन कॉपर +2, दैट्स व्हाई इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी कंसेप्ट है इसके अंदर। जब आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे पॉज कर करके, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम ले लेते हैं मैग्नीज के ऑक्साइड्स। अब मैग्नीज के ऑक्साइड्स के अंदर क्या है भाई? मैग्नीज के हम अगर अलग अलग ऑक्साइड लेते हैं जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अलग अलग है। सपोज करो एक मैंने इसके अंदर लिया MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, Mn2O7। अब देखो लास्ट ईयर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीखा था। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। मैं आपको यहाँ पर इसका बता देती हूँ। जैसे Mn3O4 का निकालना है हमें, सबसे मुश्किल जो है वो बता देती हूँ। तो हमें इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो हम इसको क्या मान लेंगे? x, और यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसको क्या मान लेंगे? 3x। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2, और इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? 0।
इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, 0। तो बताओ क्या आ गया, 3x + 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, यानी 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, -8, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, मेटल है ये वाला, सॉरी ये -8 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, +8/3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +8/3। तो हमने मैग्नीज की अलग अलग ऑक्साइड्स ली और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट में अरेंज करा। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ हम समझेंगे। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, +2 से लेकर +7 तक आ रहा है, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, जब ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो बेसिक ऑक्साइड होगा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ये तो चलो चीज़ हमने क्रैम कर ली। अब कोई रीज़न पूछे ऐसा क्यों भाई, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है, अगर कोई हमसे ये पूछे, हमसे कोई बोर्ड में पूछ लें ये वाला क्वेश्चन, तो इसका जवाब थोड़ा सा टेक्निकल है, आप समझना है इसको, ठीक है। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कम बॉन्ड बनेंगे। अब देखो, अगर बॉन्ड कम बनेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर बच जाएंगे। अब जब लोन पेयर बच जाएंगे तो वो किसी को डोनेट कर सकता है, और जो लोन पेयर डोनर होता है वो क्या कहलाता है, लेविस बेस, ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कम बॉन्ड बनेंगे, और कम बॉन्ड बनने की वजह से उसके पास लोन पेयर बच जाएंगे, और लोन पेयर वो किसी को डोनेट कर सकता है, और जो लोन पेयर डोनेट करता है, डोनर होता है लोन पेयर का, वो क्या कहलाता है, लेविस बेस, और इसीलिए एक बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जैसे मैग्नीज की यहाँ +7 है, और बताओ मैग्नीज ने 7 बॉन्ड्स तो बना ही दिए, यानी कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, तो उसके पास कोई लोन पेयर बचा ही नहीं, तो वो किसको डोनेट करेगा, किसी को नहीं कर सकता। यानी वो किसी को दे तो सकता नहीं लेकिन ले सकता है। तो लोन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाता है, लेविस एसिड। तो जैसे जैसे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी मेटल के ऑक्साइड की, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और क्यों बढ़ेगा वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमें करने हैं कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ऐसे क्या ट्रांजिशन एलिमेंट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस। ऐसे कई कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड वर्क करती है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो वहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर निकल वाले का निकाल के दिखाऊं तो क्या होगा, x + 4 × 0 = 0। तो बताओ x = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे देख लेते हैं जिसमें कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन कभी कभी वो 0 भी शो करते हैं, कभी कभी वो +1 भी शो करते हैं। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें वो +1 शो करते हैं, तो ये 2 कंपाउंड है आपके CuCl जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, Hg2Cl2 जिसमें मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्या है कि स्कैंडियम डज नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई। अभी हमने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2। इसका मतलब सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी थी, +2 करनी थी, लेकिन स्कैंडियम +2 शो नहीं करता। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कौन नहीं करता, तो वो कौन हो गया, स्कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया क्यों नहीं करता, तो अब क्यों नहीं करता, तो उसका आंसर भी इसके किसके पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास है। जब हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है, बताओ भाई, 3d14s2। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता है तो इसको कोई स्टेबिलिटी तो होती नहीं, इसमें कोई स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं, तो कहेगा भाई 2 नहीं तो 3 के 3 ही ले जा इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो यहाँ D क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
और D 0 आ जाएगा तो वो एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड तीनों ही ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये एम्प्टी हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि मैं तो +2 नहीं शो करूंगा, मैं कौन सी शो करूंगा, +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मेरा D ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा और मैं कैसा हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हरगिज शो नहीं करता। और यहाँ आपने देखा कि यह मैंने डैश लगा रखा है, यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हर ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। जैसे स्कैंडियम ने +3 शो कर दी, जिंक ने +2, बाकी सब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, यानी बाकी सब क्या शो कर रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो हर ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो अगर आपसे कोई पूछे तो हम क्या जवाब देंगे, स्कैंडियम हो गया, जिंक हो गया, यूट्रियम हो गया, कैडमियम हो गया, उधर से मरकरी हो जाएगा आपका। अभी आगे बात समझ में। तो ये बात हो गई हमारी, फर्स्ट और लास्ट मेंबर जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं करेंगे भाई, इसका जवाब तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास ही। स्कैंडियम ने कहा मैं तो 3 ही लूज़ करूंगा और कोई लूज़ करूंगा नहीं, क्योंकि 3 लूज़ करने के बाद मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ऐसे ही जिंक ने कह दिया, जिंक का क्या होता है 3D10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा तो D10 हो जाएगा, फुल फिल्ड हो जाएगा, तो ये अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा। ठीक है, तो ये भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, केवल एक ही शो करेगा। ठीक, यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई। अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर आपका, कि अगर हम P ब्लॉक और D ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करें दोनों को, तो हम उसको किस तरीके से कंपेयर करेंगे, तो वो आप देख लीजिए। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, एक तरफ मैंने ले लिया P ब्लॉक और एक तरफ मैंने ले लिया D ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एक तरफ मैंने ले लिया P ब्लॉक एलिमेंट्स और एक तरफ ले लिया B ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप ले लिया, 17th ग्रुप ले लिया। 17 ग्रुप में क्या आता है भाई आपका, FCl Br I, यही आता है आपका। ठीक है, तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फ्लोरीन तो केवल -1 शो करता है, क्लोरीन जो होता है वो -1 +1 +3 +5 +7 शो करता है। ठीक है, और जो अगला ब्रो करता है। अब आप देखिए इसके अंदर D ब्लॉक के अंदर अभी हम देख ही रहे हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप यहाँ पे देखिए +1 के बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ रही है, +3, यानी कि कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो कितने का गैप आ रहा है, 1-1 का गैप आ रहा है। यानी यहाँ पे 2 कॉन्जुगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच में कितने का गैप है, 2 का, जबकि यहाँ कितने का गैप है, 1 का। तो पहला डिफरेंस तो भाई ये हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, कि जब हम P ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया फास्फोरस और इसी के सबसे नीचे हमारा आता है बिस्मिथ। अगर मैं 15 ग्रुप की बात करती हूँ तो यहाँ क्या आता है आपका, नाइट्रोजन, और सब फिर आता है फास्फोरस और एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है ना, लेकर ASP आता है बीच में, तो AS आ गया, SB आ गया और BI आ गया। तो जो फास्फोरस है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 +5, लेकिन बिस्मिथ केवल कौन सी शो करता है, +3, यानी बिस्मिथ केवल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, जबकि फास्फोरस दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यानी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल हो जाती है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर,
कि हम 3D सीरीज़ में गए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी 7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब हम 4D सीरीज़ में गए तो मैक्सिमम कितनी हो गई +8 हो गई। यानी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है, जबकि पी ब्लॉक के अंदर डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है। तो ये दो डिफरेंस हो गए हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में और डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और रहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +8। कौन कौन शो कर रहा है भाई, ऑस्मियम कर रहा है और रुथेनियम कर रहा है, ReO। ठीक है, और मैग्नीज कितनी शो कर रहा है, +7। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की मैक्सिमम कितनी है, +8, और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसकी भी कितनी है, +8 है। तो ये हमने अभी एक प्रॉपर्टी करी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करती हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाती है। इसमें सबसे पहले आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इसकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स भी एक तरह के सॉल्ट होते हैं, लेकिन सॉल्ट्स में जनरली या तो आयनिक बॉन्ड मिलते हैं, जनरली आयनिक बॉन्ड्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, किसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में। तो जैसे ये कॉपर है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये किसका काम करेगा, मेटल का, और यहाँ अमोनिया किसका काम कर रहा है, लिगेंड का। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली ये स्थिति होती है कि जैसे ये कॉपर है और यहाँ पर ये जो हमारे पास में 4 अमोनिया है, ये 4 अमोनिया जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। किसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कॉपर के साथ में। ठीक है, क्योंकि अमोनिया के पास में क्या है, लोन पेयर्स हैं, तो ये अपने लोन पेयर किसको दे देगा, कॉपर को दे देगा, इस तरीके से। ठीक है, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं लिगेंड, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटल। और लिगेंड मेटल को क्या देता है, लोन पेयर। और जब एक से ज़्यादा लिगेंड्स होते हैं और वो मेटल को अपना लोन पेयर देते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें एक तरह से ये लोन पेयर दे रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज दे रहा है, यानी यहाँ पर ये एक तरह से इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है और कॉपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले रहा है। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो मेटल है जो लोन पेयर्स ले रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि चलो कॉम्प्लेक्स तो इसने बना दिया, लेकिन क्यों बनाया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर हमें ये फिनोमिना समझना पड़ेगा कि देखो, पहली बात तो ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज़ कैसा होता है, छोटा होता है। अब देखो, साइज़ अगर छोटा होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियस के चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि उसका ENC क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दें तो चार्ज बाय साइज़ दोनों का जो रेशो है, यानी चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियस का चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है और साइज़ कैसा है, छोटा है, तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो है वो मेटल के ऊपर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तभी तो वो लोन पेयर ले पाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले पाएगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर पॉजिटिव ज़्यादा है तभी वो लिगेंड्स के द्वारा लिए हुए लोन पेयर्स को कंपनसेट कर पाएगा। वो नेगेटिव तभी ले पाएगा जब उसके पास में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वैसे तो होता नहीं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, +2 होती है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है। ठीक है, और इसका साइज़ कैसा हो जाएगा, छोटा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा, और इसीलिए जो अमोनिया इसको लोन पेयर देगा वो उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल, देखो कॉपर
अमोनिया से क्या ले रहा है, लोन पेयर ले रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है। और हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अब कॉपर अगर +2 स्टेट के अंदर है तो बताओ उसके पास क्या हो जाएंगे, D10 में से एक इलेक्ट्रॉन D9 हो गए। ठीक है, इस तरह की स्थिति आ गई इसके अंदर, ये हो गया आपका D9 वाली। ठीक है, आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे अगले में। तो इसके पास में कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल तो हो, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर जो है अमोनिया अपने क्या दे देगा, लोन पेयर्स दे देगा। यानी कि अमोनिया तो लोन पेयर दे देगा, लेकिन कॉपर के पास भी तो जगह होनी चाहिए उस लोन पेयर को लेने के लिए। तो कॉपर यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब देखो बच्चों क्या होता है, एक्चुअली हम चीज़ों को रट्टा मारते हैं। अब एग्ज़ाम में आता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तो हम रट्टा मार के गए थे कि इनका साइज़ स्मॉल होता है, इसका इन्फेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इसका चार्ज बाय साइज़ रेशो ज़्यादा होता है और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। अब हमारे पास अगर लॉजिक नहीं है और तो हम इसमें से 1-2 चीज़ें गलत कर सकते हैं। अगर हमने लॉजिकली याद करा है इसको कि भाई साइज़ छोटा होने से क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद में जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से क्या हुआ, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने से क्या हुआ, तो अगर हमें ये रीज़न पता है तो एग्ज़ाम में अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं, कुछ स्किप भी कर जाता है माइंड से, तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कुछ गलत लिख रहे हैं तो उसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लॉजिकल क्रैमिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज स्मॉल होता है, उनका जो ENC है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है और उनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं जिसमें वो लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई हमारे घर पर आए, हम उसको बुला तो ले, लेकिन हमारे घर में जगह ना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो घर में जगह भी तो होनी चाहिए। तो कॉपर ने कहा कि दे दे लोन पेयर दे दे, कोई बात नहीं, मेरे पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। आगे बात समझ में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं भाई, क्योंकि इनका साइज़ कैसा होता है, छोटा होता है। दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। और तीसरी बात, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं, और वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो वो कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। हमने एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन पढ़ी है, हैबर प्रोसेस, जिससे अमोनिया गैस बनाई जाती है। लास्ट ईयर हमने इक्विलिब्रियम में इसको पढ़ा था। तो वहाँ आयरन जो है वो किसका काम करता है, कैटलिस्ट का। और आयरन क्या होता है, आयरन इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इन द सेम वे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वनस्पति घी बनाया जाता है तो उसके अंदर जो है वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस जो होती है इसमें डाली जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल की प्रेजेंस के अंदर होती है हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन। तो वो वेजिटेबल ऑयल जो है वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ निकल भी क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये रेज है कि चलो कैटलिस्ट तो है, लेकिन क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों कैटलिस्ट का काम करते हैं, उनमें ऐसी क्या बात है कि वो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी 3 रीज़न याद करने, यहाँ पर भी हमारे पास में 3 रीजन्स थे, यहाँ पर भी हमारे पास में 3 रीजन्स हैं। क्या हैं, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है, क्योंकि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जनरली वो कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। अगर 10 होंगे या 0 होंगे तभी वो अनपेयर्ड नहीं होंगे, अदरवाइज तो वो कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकते हैं, और जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी को एमिट करते हैं।
ठीक है। जो वो एनर्जी एमिट करते हैं वो किसका काम करती है, एक्टिवेशन एनर्जी का। अब आप बोलो एक्टिवेशन एनर्जी कौन होती है, एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के काम में आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और कैटलिस्ट एक्चुअली क्या करते हैं, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है उस समय में वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम क्यों कर देते हैं, कैसे कर देते हैं। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है, लेकिन जब रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनाते हैं और थ्रू कैटलिस्ट बनाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है हमें आउटसोर्स देकर जो करनी पड़ती है एनर्जी, उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो खुद अपनी तरफ से एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरी बात, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सरफेस एरिया कैसा होता है, लार्ज होता है। हमने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था ये वाला एड्जॉर्प्शन वाले फिनोमिना में कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली किसका काम करते हैं भाई, कैटलिस्ट का। और कैटलिस्ट यहाँ किसकी तरह काम करता है, एड्जॉर्बेंट की तरह, ठीक है। और एड्जॉर्बेंट के ऊपर कौन आके लग जाते हैं, रिएक्टेंट्स आके लग जाते हैं। तो ये हो गए रिएक्टेंट और ये क्या हो गया, कैटलिस्ट, और दोनों के बीच में क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन। और एड्जॉर्प्शन कब ज़्यादा होता है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज़ कैसा होता है, छोटा होता है, और इसीलिए उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात हमने एड्जॉर्प्शन में पढ़ी थी कि जिनका पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है उनका एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा। जैसे सपोज करो ये एक पार्टिकल है और एक जो है वो ये वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अब इसके तो केवल यही एरिया हुआ इसका, तो और यहाँ हर पार्टिकल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं वो कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे और इसीलिए रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो क्या पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमने उसमें यही कहा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। तो जब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमें, एक्चुअली जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसकी वजह से क्या बन जाएंगे, इंटरमीडिएट बन जाएंगे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट जो बनेंगे तो उससे क्या होगा, देखो एक्चुअली जैसे कि हमने ये अभी पहले वाली रिएक्शन करी तो मैं इसी को समझा देती हूँ आपको, जो मैंने भी आपको ऊपर ये रिएक्शन बताई है यही बता देती हूँ। एक रिएक्शन हमारी हो रही है डायरेक्ट, यानी कि हमारा रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। और एक जो रिएक्शन है वो उसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट मिलकर पहले क्या बनाएंगे, इंटरमीडिएट बनाते हैं, और फिर वो इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट में। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो हमें मिला लेकिन थ्रू किसके मिला, इंटरमीडिएट के मिला। तो इसकी ही वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं सारे कंसेप्ट्स हमारे। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए वो इंटरमीडिएट बनाते हैं और इसीलिए वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये प्रोसेस है H2SO4 बनाने की, कई स्टेप्स हैं और उसमें से एक स्टेप ये है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। इसके अंदर जो ये V2O5 है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये दिखाएंगे कि जो ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है तो ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है और उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रोल है। तो यहाँ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रखा है कि जो ये SO2 होता है, ये SO2 V2O5 के साथ रिएक्शन करके V2O4 और SO3 बनाता है,
ठीक है। अब देखिए V2O5 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है। लेकिन जो ये V2O4 बनता है, ये देखा हमने, ना तो रिएक्टेंट साइड पे ना प्रोडक्ट साइड पर है, यानी ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है। और यहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +4 हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये इंटरमीडिएट जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके V2O5 यानी कि कैटलिस्ट बना देता है। आपको ये मैंने पहले के चैप्टर्स में बता रखा है कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता, ये रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये V2O5 पहले रिएक्शन में भाग लेता है और फिर रिएक्शन के बाद ये वापस रीजनरेट हो जाता है। तो हम तो यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +5, फिर वो कितनी हो गई, +4, फिर वो +4 से कितनी हो गई, +5, यानी वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से क्या हो रही है, +4, और फिर +4 से क्या हो रही है, +5, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये तभी पॉसिबल है जब वेनेडियम एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ही क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं, और उन इंटरमीडिएट के बनने की वजह से ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और उसी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते तो भाई ये इंटरमीडिएट ही नहीं बनता ना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमने दो इसकी और प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, एक करा हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और दूसरा हमने करा दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कर रहे हैं एक और, वो है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब देखो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का क्या मतलब है और वो कैसे शो करते हैं। देखो पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है कि दे वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि दे वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट क्यों होंगे, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। जो मैग्नेट से रिपेल करें उनको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक, और जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं वो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। अब देखो जिसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। जिसके पास अनपेयर्ड है वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेयर्ड नहीं है वो डायामैग्नेटिक, जिसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड है वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को जो है हम मैग्नेटिक मोमेंट से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड म्यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका कि जो म्यू इज इक्वल टू होता है वो हमारा होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, जो ये हमारी बोहर मैग्नेटॉन है ये यूनिट है, किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट की। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अच्छा ये n कौन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कई बार एग्ज़ाम के अंदर क्या करते हैं कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे कि उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आयरन का म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू पुट करनी है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले हमें आयरन का क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। तो 26 होता है आयरन का, यानी 3d6 क्या हो गया, 4s2 हो गया। ठीक है, तो अब D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 आ गए, 1 2 3 4 5 हो गए ये, और ये कितने हो गए, 6 हो गए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। तो हम यहाँ कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, 4 × 4 + 2, ये पुट कर देंगे भाई हम वैल्यू। ये हमारा हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, √ निकालेंगे हम, इसका √ निकाल देंगे। तो बताओ ये म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका,
20 अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 24, ये हमारा कितना आ जाएगा 4.9। ठीक है। अब कई बार वो क्या करते हैं, क्वेश्चन उल्टा पूछ लेते हैं, वो हमें किसकी वैल्यू दे देते हैं म्यू की, कि म्यू कितना है 4.9 है, तो आप किसकी वैल्यू निकालो एन की, तो म्यू की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे एन की। और नहीं तो इसका एक सिंपल तरीका है, अगर 4.9 दे रहे हैं तो अनपेयर्ड 4 हो जाएंगे, अगर 5.2 दे रहे हैं तो अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरामैग्नेटिक करेक्टर। तो हमने अभी 3 करेक्टर्स कर लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और उसके बाद हमने क्या कर लिया पैरामैग्नेटिक करेक्टर। अब हम लास्ट में एक टॉपिक हम कर रहे हैं और वो है कलर्ड कंपाउंड्स, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कलर्ड कैसे होते हैं हमें वो समझना है। तो इसको हम थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देती हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। यहाँ से ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, तो यहाँ पर भी उसकी 2 रीज़न हैं। क्या, एक तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा है डी ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात तो हमने काफ़ी बार पढ़ ली है, अब यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन को समझने के लिए हमें CFT पढ़नी पड़ेगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो नेक्स्ट चैप्टर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ ताकि आप अपने क्वेश्चन को आंसर कर सको। सपोज करो हमारे पास में क्वेश्चन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम H2O होल 6 और इसके ऊपर चार्ज कितना है +3, ये पर्पल कलर का होता है, क्यों होता है। ठीक है, अगर इसको हमें पूरा डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम यहाँ टाइटेनियम की क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम वही X, अच्छा वाटर मॉलिक्यूल हो गया तो इसकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 0, और इसके ऊपर चार्ज कितना है +3, तो इक्वल टू क्या हो गया +3, तो X की वैल्यू +3 आई, यानी टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3 आ गया। ठीक है, अब हमने टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो वो कितना आया 3d2 4s2, और +3 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 आ गया। यानी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो चांसेस हैं कि ये कलर्ड कंपाउंड बनाए। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए डी ट्रांजिशन। तो वो डी ट्रांजिशन किस तरीके से होगा वो आप समझ लो। तो सब ये हमारा डी ऑर्बिटल है, डी में कितने, डी सबशेल है, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, और सबकी एनर्जी सेम होती है, यानी वो कैसे होते हैं डीजेनरेट। इसमें अभी हमने कहा डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही ये लिगेंड वाटर जो है वो टाइटेनियम +3 के कांटेक्ट में आता है, आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी, तो बस अभी यहाँ ये बता रही हूँ, तो ये डी के 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। नीचे इसके 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं और ऊपर 2 ऑर्बिटल रह जाते हैं। इन तीनों की एनर्जी सेम है, इनको T2G कहते हैं, इन दोनों की एनर्जी सेम है, इनको हम EG कहते हैं। T2G की एनर्जी कम होती है और EG की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा ग्राउंड स्टेट में, किसके पास जाएगा T2G के पास में जाएगा। अब जब क्या करता है ये एनर्जी मिलती है, इसको क्या मिलती है एनर्जी, यानी लाइट गिरती है और इसको क्या मिलती है एनर्जी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है ऊपर, यानी एक्साइटेड स्टेट में, यानी T2G से किस में चला गया EG में, यानी D से किस में चला गया D में। इसी को हम क्या कह रहे हैं डी ट्रांजिशन। तो जब ये D से D में जाता है तो ये येलो कलर की लाइट को क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है अनस्टेबल, इसलिए वो वापस नीचे ग्राउंड स्टेट में आता है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो रेड और ब्लू कलर की लाइट को एमिट करता है, और ये रेड और ब्लू कलर मिलकर कौन सा कलर बना देते हैं पर्पल कलर बना देते हैं, इसीलिए इसका कलर कैसा हो जाता है पर्पल हो जाता है। आई बात समझ में।
क्वेश्चन बनता है, और वो है कि स्कैंडियम H2O होल 6+3 कलरलेस क्यों होता है। ठीक है, तो हमने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3d1 4s2। ठीक है, अब हमने यहाँ स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो वो कितना आया, +3 आया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया, यानी इसके पास क्या बचा 3d0, यानी d तो एम्प्टी हो गया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा हमारा आंसर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो dd ट्रांजिशन एंड नो कलर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा, और अगर dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर भी नहीं होगा। ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आयन दे करके, जैसे कॉपर +2 कलर्ड क्यों होता है, तो बताओ कॉपर +2 कलर्ड क्यों होता है, क्योंकि उसमें तो 3d9 होता है, यानी उसके पास एक अनपेयर्ड होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो dd ट्रांजिशन हो सकता है। dd ट्रांजिशन कब होगा और कब नहीं होगा ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दोनों बातों का होना जरूरी है, dd ट्रांजिशन का होना भी और अनपेयर्ड का भी। जैसे कॉपर सल्फेट जब एक्वस स्टेट में होता है तो ब्लू कलर का होता है, और जब वो उसमें से वाटर रिमूव, उसको डिहाइड्रेटेड कर देते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट 0.5 H2O होता है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो कलर्ड होता है ब्लू कलर का। लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो वाटर उसमें से इवेपरेट हो जाता है, तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और वो कलरलेस हो जाता है। तो वो सारी बात हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर दी है, कुछ एक रह गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे हेल्दी, डू स्टडी।